नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि साल का पहला बजट था जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद विधायकों का धन्यवाद प्रस्ताव हुआ और नियमों के तहत विधायकों ने सवाल किए और उनके जवाब भी दिए गए। बता दें कि सदन में इस बार कुल 526 प्रश्न आए और 13 विधेयक आए हैं और इसमें एक विधेयक को वापस लेना पड़ा। 5 दिन के इस बजट सत्र में ये सत्र जो है वो कुल 37 आवर्स और 49 मिनट्स चला। वहीं पर उन्होंने कहा कि इस बार का सत्र ई नेवा के तहत हुआ है और जो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। ये कर्तव्य बनता है, दायित्व है। स्पीकर अगर बनी हूँ तो शायद उस सदन के लिए ही स्पीकर बनी हूँ। हम बाकी तो चीजें चलिए सब ठीक है। जब मैं बनी हूँ और मेरा दायित्व है, कर्तव्य है और ईश्वर की कृपा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और मैं बैठ लेती हूँ और प्रयास करती हूँ अपनी तरह से कि एक अच्छी तरह से मैं सदन चला सकूं, एक डिसिप्लिन तरीके से सदन चला सकूं। और इसमें ये नहीं है कि मतलब माननीय सदस्य भी अपनी बात अच्छे से। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र इस बार 5 दिन का था, लेकिन इन 5 दिनों में चले विधानसभा सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक मदन बिष्ट के बीच हुई नोकझोंक चर्चा का विषय बना रहा। बजट सत्र और विपक्ष के विभिन्न मुद्दों को लेकर उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से विशेष बातचीत की है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष की बात को खुलकर रखा। क्या कहना था उनका इस दौरान, आइए देखते हैं। बजट सत्र के दौरान बहुत सारी सियासत की बातें भी सदन में गूंजी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मदन बिष्ट का सदन के अंदर जो विवाद हुआ वो लगातार 3 दिन तक, उसकी वजह से सदन काफ़ी गर्म रहा। विपक्ष का भी आक्रामक रहा। किस तरह से उत्तराखंड बजट सत्र में ये सारी बातें आई और इस पे विपक्ष का क्या कुछ कहना है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी उपस्थित हैं। उनसे बात करते हैं। सर, 3 दिन से लगातार यही चल रहा है, मदन बिष्ट प्रेमचंद अग्रवाल, मदन बिष्ट प्रेमचंद अग्रवाल, और कल ऐसी भी बातें हुई पर्वतीय, मैदानी, देसी, जिसको लेकर के न केवल देश बल्कि विदेशों तक से टिप्पणी आई और विधानसभा अध्यक्षा जी ने चेयर से भी कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह की बातें जैसे किसी चौराहे पे खड़े हों। तो कैसे देखते हैं कि ये जो एक तो सदन की गरिमा और दूसरी इस तरह की बातें, जिस काम के घंटों में जनता के काम होने चाहिए थे वहाँ इस तरह की सियासत हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण भी है और जो हमारी संस्कृति परंपराएं हैं और संसदीय मूल्य हैं उनके अनुरूप हमें आचरण करना चाहिए। और जो व्यक्ति विभिन्न पदों पर रहा हो, संवैधानिक पदों पर रहा हो, उनसे सदन में ऐसी अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप लगाना, शुरुआत वहाँ से हुई है। अगर कोई आपको आशंका थी, आभास था, तो निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष विधानसभा की संज्ञान में आना चाहिए था और जो सदन में जो भी कार्यरत है या जो भी हमारी चर्चा होती है वो सदन से बाहर उसका उल्लेख नहीं होना चाहिए। ये परंपराएं हैं। और उसके उपरांत कल भी जो शब्द इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज रहा, उससे बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं। यह उत्तराखंड राज्य का गठन, राज्य आंदोलन में सबकी भूमिका, सबका योगदान, तराई, मैदान, पहाड़, हम सब लोग मिलकर रहते हैं, एक कुलदस्ता है ये।
देवभूमि है और कभी इस तरह का जो कड़वाहट है देखने को नहीं मिली। अगर हम बटेंगे तो निश्चित रूप से उसके प्रभाव दिखाई देंगे और वह मेरा मानना है कि हमें अपने आचरण को, अपने व्यवहार को और अपनी भाषा को नियंत्रित करना चाहिए। जो शब्द कहे, देखिए अगर इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, अगर पहले ही दिन अगर उन्होंने जो इस तरह का आरोप लगाए थे उसी दिन मामले को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन दंभ और आवेश और अहंकार वे डूबे हुए लोग इसकी गहराई को नहीं समझ पाए। सर भू कानून पे क्या कहेंगे? कल मुख्यमंत्री ने सदन में भी भू कानून को उसके बारे में बहुत सारी बातें कही, उसे ऐतिहासिक कदम बताया सरकार का, तो विपक्ष का क्या कहना है इस पे? अब देखिए, जन भावनाओं का जन सैलाब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया। वजह क्या है कि जिस तरह से ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया गया है, जिस तरह से सशक्त भू कानून की आज बात सरकार कर रही है, जिस तरह से लगातार भू कानून में अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए और यह 2018 के बाद कई संशोधन हुए हैं। आज प्रश्न हो रहे हैं कि ये ज़मीनें आखिर किसको दी गई, कौन लोग हैं, क्या उन्होंने जिनको ज़मीनें दी गई हैं कौड़ियों के भाव या निःशुल्क ज़मीनें दी गई हैं या लीज पे दी गई हैं, क्या वो ज़मीनें जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने वो ली थी, क्या वो वहाँ उद्योग लग पाए हैं या जिस मकसद के क्या वहाँ शिक्षण संस्थान खुल पाए हैं, क्या वहाँ हॉस्पिटल खुल पाए हैं, क्या वहाँ अन्य मदों में जो पैसा जो ज़मीनें ली हैं क्या उसको उपयोग कर पाई है। ये श्वेत पत्र जारी करना था चाहिए सरकार को। भू कानून संशोधन विधेयक कल पारित किया गया है, उसमें हमने कहा कि भाई तराई में जो हमारा हरिद्वार है और हमारा उधमसिंह नगर है, कृषि प्रधान ज़िले हैं, यहाँ पर खेती होती है, छोटी जोत के काश्तकार हैं, मध्यम वर्ग के काश्तकार हैं, बड़ी जोत के काश्तकार हैं। और आज कल आपने कहा है कि 12.5 एकड़ ज़मीन कोई भी खरीद सकता है, कोई परमिशन की अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी, न शासन से, न प्रशासन से, न सरकार से। ये तो खुली छूट है। बाहर सब बिक गया है। अब तराई के जो ज़िले हैं, जो अन्न उत्पादक क्षेत्र है, गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, आज उसको भी खुर्द-बुर्द करने की तैयारी हो रही। कौन लोग उससे प्रभावित होंगे? जो छोटे जोते काश्तकार हैं, गरीब काश्तकार हैं, उनकी ज़मीनें खुर्द-बुर्द करने का सरकार ने एक मन बना लिया है। और मैं चाहता हूं कि देखिए, हमने कहा था इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, जिसमें भू जानकार हों, भू विशेषज्ञ हों, जो हमारे रिटायर्ड अधिकारी हों राजस्व विभाग के, और जो इस सशक्त भू कानून मूल निवास की बात कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो शामिल हों। उसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हों और उनके उसमें विचार विमर्श करने का, विचार विनिमय करने के उपरांत एक माह में वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते। हमने कहा प्रवर समिति को दी जाए, लेकिन आनंद फानंद में, जल्दबाजी में ये भू कानून को बहुमत के आधार पर पारित किया गया है, जिसके परिणाम बेहतर नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर हमसे बात करें चले। तो आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तराखंड सरकार जिस भू कानून की बात कर रही है उसको किस तरह से, किन मुद्दों पे वो विरोध कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। वहीं उत्तराखंड में 5 दिनों का बजट सत्र में 1 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट पास किया गया है, जिसको ऐतिहासिक बताते हुए प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय मंत्री ने हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह से खास बातचीत की है और उन्होंने बताया कि जो पूरा बजट सत्र एक ऐतिहासिक रहा है और इसके साथ ही विपक्ष के सत्र अवधि बढ़ाने को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहा। इस बार एक ऐतिहासिक बजट पेश करने का दावा उत्तराखंड सरकार कर रही है, जो कि सरप्लस बजट है। 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश हुआ और इस बजट को स्वयं मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने ऐतिहासिक बताया है। इसके साथ साथ कई सारे विधेयक
भी सदन में पेश की गई, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भू कानून का विधेयक है, जिसकी एक लंबे समय से प्रदेश की जनता मांग कर रही थी, जिसको लेकर के लोग सड़कों पे उतर रहे थे। वह एक सशक्त भू कानून भी इस सत्र में पास हुआ। आज सत्र का अंतिम दिन है। सत्र पे बात करने के लिए हमारे साथ स्वयं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस बार का बजट सत्र बड़ा ऐतिहासिक माना जा रहा है। सरप्लस बजट है, 1 लाख करोड़ के ऊपर का बजट है। पहले का जो बजट आते रहे उससे कई गुना अधिक का इस बार बजट है। तो पूरा बजट सत्र में क्या कुछ रहा और किस तरह से आप देखते हैं, कितनी चुनौतीपूर्ण रही आपके लिए रहा ये सत्र? देखिए, आप जानते हैं कि ये जो विधानसभा सत्र अभी चल रहा है और इसमें हमने बजट प्रस्तुत किया है, और आप जानते हैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मुझे वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेवारी है। और पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में, चूँकि ये हम रजत जयंती मना रहे हैं, पहली बार इतना बड़ा साइज़ का बजट, यानी 1,01,075 करोड़ का बजट, इसको 1,01,175 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। हर वर्ग को, हर क्षेत्र को इसमें समाहित किया गया है। और हमारा ये बजट जो है उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए, उत्तराखंड वासियों के कल्याण के लिए एक समावेशी बजट में इसे कह सकता हूँ, ऐतिहासिक बजट में कह सकता हूँ। और चूँकि आप जानते हैं मेरा ये चौथा बजट है इस सरकार का, और जहाँ हम लोग ज्ञान, एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, और उस ज्ञान के बारे में थोड़ा तफसील से बताऊँ। GYAN, जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, एन फॉर नारी। तो इन चारों स्तंभों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इन चारों का यदि कल्याण हम कर लेंगे तो निश्चित रूप से उस प्रदेश या देश का विकास होगा। कहने वाले को इशारा काफ़ी है भाई, हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से हमारी सरकार चल रही है, हमारा उत्तराखंड का विकास हो रहा है। तो हमने उसको भी एक नए तरीके से पेश किया है कि उन्होंने भी ये बात कही कि ये सरकार का काम होता है कि बजट के कार्य दिवस को आगे बढ़ाएं। वो बिजनेस देंगे तो विधानसभा अध्यक्ष चलाएंगी बजट सदन को। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय मिला हम लोगों को अपनी बात रखने का, इसलिए सरकार को इस पे ज़रूर सोचना चाहिए। उन्होंने अपोज किया एक तरह से। नहीं, दो बातें स्पष्ट रूप से सबको समझ में आनी चाहिए। किसी भी सत्र को चलाने के लिए उसका बिजनेस आवश्यक होता है, और खाली इसलिए हमें लंबा चलाना है कि हमें लंबा दिखाना है, यानी कि सत्र की अवधि लंबी दिखानी है, वो हम लोग करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक एक मिनट पे बहुत बड़ी रकम हमारी जनता की उसमें लगती है, सरकार की लगती है। अब आप देखिए कि यदि माना हमने 7 दिन का बजट रखा है, आज 5वां दिन है और कल संडे, और यदि हम आज शनिवार को काम कर रहे हैं का मतलब आप हमारी गंभीरता समझिए। और यदि मान लिया खाली इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि हमारा सत्र बढ़े और सारा बिजनेस जो भी हमारे पास है उसको हम आज पूरा कर रहे हैं, तो किसी और कारण से या हम खाली दिखाने के लिए हम उसको बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आप, जैसे मैंने कहा कि अनावश्यक पैसा ही खर्च होगा। हमने पूरा काम भी किया है। और जहां विपक्ष की बात है, उन्होंने कौन सा मौका छोड़ा है जब उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, चाहे वो नियम 58 के माध्यम से। सर, गैरसैंण को लेकर के भी काफ़ी विपक्ष ने कई बातें कही हैं, और आप विधानसभा अध्यक्ष थे पिछली कार्यकाल में, तो आपने काफ़ी काम भी किया था, वहाँ सत्र का आयोजन भी कराया था। तो उसको लेकर के उनका कहना कि सरकार ने, पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट सत्र वहाँ करेंगे, लेकिन इस बार उसको जो है बिसरा दिया गया। नहीं, माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी ने पहले ही एक प्रेस करके बताया कि वहाँ पे काम चल रहा है, यानी कि यदि वहाँ पे अव्यवस्थित है तो सदन कैसे चलेगा। सरकार की तो मंशा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी, सरकार की इच्छा थी। लेकिन यदि वहाँ मान लिया किसी भी जो वहाँ पे अव्यवस्थित सदन होगा तो कैसे हम वहाँ पे सदन चलाएंगे। खाली इस कारण यदि हमने सदन नहीं चलाया, तो ये तो माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, सब समझ भी रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल है, भू कानून को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कल काफ़ी अच्छे शब्दों में काफ़ी विस्तार से बताया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इससे छूट दी गई, देहरादून के कुछ इलाकों को इससे छूट दी गई, उन्होंने कहा कि एक चोर दरवाज़ा उन्होंने छोड़ दिया जिससे उनके लोग आएंगे और ज़मीनों को कब्जा करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। बहुत सख्त भू कानून लाया गया है, इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा हूँ। और कोई बैकडोर एंट्री नहीं होगी। हर तरह से भू कानून में
जितनी भी सख्त भू कानून ला सकते तो लाया गया है। अनेकों लोगों ने प्रशंसा की है। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ कि उसके बावजूद किसी को लगता है तो कभी भी संशोधन होने की गुंजाइश तो रहती है। जैसे पिछली सरकारों ने भू कानून लाया तो हम संशोधन लाए ना। यदि हमारे इसमें भी लगता है तो आप बताइए ना, कहाँ पे आपको लगता है किस तरह से हम संशोधन लाएंगे ना। हमारी तो मूल भावना, हमारी मूल सोच तो यही है कि हमारे उत्तराखंड की जनता की जन भावनाओं के अनुरूप हम जो है भू कानून ये लाए हैं, तो इसकी तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए। चलो, आप धन्यवाद। हमें ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस बजट सत्र में एक ऐतिहासिक बजट उत्तराखंड सरकार लेकर के आई है, और उन्होंने भू कानून और गैरसैंण को लेकर के भी सरकार का पक्ष रखा है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक मदन बिष्ट में हुई इस नोकझोंक और साथ ही साथ बजट सत्र को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने विधायक मदन बिष्ट से भी खास बातचीत की है। तो आइए देखते हैं कि इस दौरान उनका क्या कुछ कहना था। बजट सत्र में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा द्वारा हाट से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मदन बिष्ट की है। मदन बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच जो भी तनातनी सदन के बाहर, अंदर या बाहर हुई, उसको लेकर के पूरा सदन गर्म रहा। क्या कुछ ये मामला था, इस पे बात करने के लिए खुद वरिष्ठ विधायक मदन बिष्ट जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे बजट सत्र में इस बार भू कानून, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन पूरा जो महफिल है वो आप लूट लगे। आप ही की चर्चा अंदर, आप ही की चर्चा बाहर, क्या है ये? जिस दिन राज्यपाल जी का भाषण हो रहा था, हम तो विरोधी दल के हैं, सभी ने पहले, हमारे CLP ने तय कर दिया था कि सभी विधायक लोग इसका विरोध करेंगे और हम लोग विरोध बेल में जाके ही इसका विरोध करेंगे। जब बेल में हम लोग गए तो हम सरकार के खिलाफ तो नारे तो हम ही लगाएंगे, और कौन लगाएगा? बीजेपी वाले थोड़ी लगाएंगे। जो बजट को पढ़ रहे थे उस पर हमने नारेबाजी स्टार्ट करी। तो प्रेमचंद अग्रवाल के पास में इधर हम चले गए तो मेरे से कहने लगा ऐसे करके। मैंने कहा मिस्टर, मैंने कहा ये तरीका नहीं होता किसी का। हम विरोधी दल के लोग हैं, हम विरोध करना हमारा हक है। तो इसी बात पे हमारी उसकी आपस में हो गई। फिर इन्होंने एक बयान दिया होगा, आपने देखा होगा कि शराब पी के आए थे। फिर दूसरे दिन बयान दे रहे हैं कि मुझे लगा कि शराब पी थे। आज भी मैंने इसी बात को कहा, जब हंगामा आज भी हो रहा था, मैंने कहा हंगामे को बढ़ाना है तो स्पीकर साहब ने हमारी तरफ इशारा किया, तो मैंने कहा बढ़ाना है तो बढ़ा लेते हैं, सरकार के साथ आज दो हाथ और कर लेते हैं। इतनी बात रही। तो सर, ये शराब पी करके आए, उन्होंने कहा, फिर विधानसभा अध्यक्ष महोदया ने भी उसको आचरण समिति को भेज दिया, तो उसका क्या तरीका है? और वाकई क्या आप शराब पी करके आए थे उस दिन जो इतना हंगामा हो गया? देखिए, ऐसा होता है ना, अपनी अपनी बोलने की स्टाइल होती है। कोई दबी जबान से बोलता है, कोई ऊंची जबान से बोलता है। हम ऊंची जबान से बोलने वाले आदमी हैं, और उसके साथ हम 85, 86, 87 के दशकों में 3 बार दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और कॉलेजों के अध्यक्ष रहे हैं। जो आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है उसी पे बोलता है। वो तो उनको बहाना चाहिए था। वो तो सदन में हमें अच्छा नहीं लगा कि नहीं तो हम तो और भी व्यवहार कर देते हैं उनके साथ में। इनसे कम थोड़ी खाते हैं हम। इस मुद्दे पे खासकर पहाड़ मैदान, क्या लगता है कि आज की सियासत में इस तरह की बातें होनी चाहिए? होनी तो नहीं चाहिए, हम भी इसके फेवर में नहीं है। लेकिन बात कौन पैदा कर रहे हैं? बात तो इन्होंने पैदा करी ना, हमने तो नहीं पैदा करी थी। आज भी हम सदन को नहीं चलने देते। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज भी सदन को नहीं चलने देते। वो तो मैं खड़ा हुआ, फिर मैंने कहा बैठो भाई, पहले बैठो। मैंने कहा आगे बढ़ाना चाहते हो इस बात को या यही रोकना चाहते हो? तब जाके, नहीं तो आज भी हम सदन नहीं चलने देते। तो सदन कहाँ चला रहे हैं? कहाँ आप? इन्होंने कीर्तिमान रिकॉर्ड कर दिया, इन्होंने तो कीर्तिमान को और गिरा दिया। अभी हम लोगों के पास विधानसभा अध्यक्ष जी के PR से आया है कि इस तरह के उन्होंने पूरा डेटा दिया है कि किस तरह से काम के घंटे बढ़े हैं, और कल जो 11:30 बजे के बाद तक भी सदन चला है, उसको लेकर के उन्होंने जानकारी दी है। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ, क्या सोमवार को नहीं चला सकते थे? मंगलवार को नहीं चला सकते? क्या जरूरत है रात को 12 बजे चलाने की? मैं तो धन्यवाद भी देना चाहता हूँ स्पीकर को। 8, 9, 10, 11 घंटे बैठ जाती हैं वो, महिला होने के कारण। आपने देखा होगा। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। 12 बजे तक हाउस में, हम तो चलो बाहर भी उठ लेते हैं, बाहर गैलरी में चले जाते हैं, चाय कॉफी पी आते हैं। वो तो 12 घंटे 11 घंटे बैठते हैं। बड़ा उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ,
कि उन्होंने हाउस को बड़ा अच्छी तरीके से मेंटेन किया। सर एक बात और जानना चाहूँगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पहाड़ी देसी मैदानी सदन के अंदर हुआ, इसको किस तरह से देखते हैं और आम जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से देखिए, ये हमारा पहाड़ है, हम पहाड़ के बड़े शांति प्रिय लोग हैं। कोई भी आदमी जब पहाड़ के किसी आदमी को छेड़ता है तो माँ का दूध हमने भी पी रखा है, माँ का दूध हमने भी पी रखा है। कोई हमें छेड़खान इस तरीके से टोंट मार के कस के कि शराब पी के हाउस में आए हैं, इस तरीके से टोंट करने की औकात ना अपनी कोई रखे, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे द्वाराहाट के कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट जी, जिन्होंने पूरे विवाद पे अपना पक्ष रखा और बताया कि किस तरह से संसदीय कार्य मंत्री के एक इस तरह के बयान से ऐसी स्थिति बनी। उत्तराखंड में चल रहे पिछले 5 दिन से बजट सत्र के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला और कांग्रेस द्वारा भू कानून को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की काफी कोशिश की। इसी मुद्दे को लेकर विधायक काजी निजामुद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने खास बातचीत की है। आइए देखते हैं कि उन्होंने अपना पक्ष कैसे रखा है। विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक काजी निजामुद्दीन हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर 18 से ये सत्र चल रहा है, ढेर सारी सियासत भी हुई, कई सारे सरकार की नज़रों में सरकार के अनुसार ऐतिहासिक काम भी हुए कि 1 लाख करोड़ का सरप्लस बजट, सख्त भू कानून, तो किस तरह से देखता है विपक्ष इसको? सख्त भू कानून कांग्रेस की सरकार लाई थी पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में। उसको सख्त को ख़त्म किसने किया था ये भी इनको बताना पड़ेगा। ये इतिहास किसने रचा था? ये भाजपा की सरकार ने किया था। फिर अब जो कल ये भू कानून लेकर आए हैं, मैंने कल इंगित कर दिया, उसमें एक बहुत बड़ा एक इन्होंने झोल छोड़ दिया। वो झोल है, उसका फ़ायदा जब कभी भी उठाया जा सकता होगा तो उठाया जाएगा। कोई छोटी ज़मीन अगर लेना चाहेगा तो नहीं ले पाएगा, लेकिन ज़्यादा ज़मीन अगर कोई लेने वाला व्यक्ति आएगा तो वो उसको नगरीय क्षेत्र में विस्तार करवाकर, सीमा विस्तार करवाकर ले पाएगा। तो उसमें एक कमी छोड़ दी और ये कमी देखना, इसका मिसयूज़ आने वाले वक्त में ज़रूर होगा। संसदीय कार्य मंत्री सभी हम लोग बातचीत कर रहे थे भू कानून पर। हमने आप लोगों के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, वो एनडी तिवारी हो, भुवन चंद्र खंडूड़ी हो या त्रिवेंद्र रावत तक, जो अलग अलग भू कानून अलग अलग समय की ज़रूरतों के हिसाब से ले आए। उन्होंने कहा अगर कुछ आपत्तियां हैं, कुछ कमियां हैं इस भू कानून में तो सरकार उसको समय के साथ संशोधित भी करेगी, लेकिन विपक्ष को सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, इसलिए उस पर इस तरह के सवाल उठा रहे। उन्होंने कहा भी मसौदा आया है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद अगर कोई कमी होगी तो सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्ध है कि उसमें संशोधन भी करेगी। ये बताइए कि क्या हंगामा किया हमने? आपके सामने डिस्कशन हुआ, स्वस्थ जो सवाल उठा रहे हैं, हेल्दी डिस्कशन। तो सवाल उठाना हंगामा करना होता है? यानी लोकतंत्र में अगर आप किसी बात को, ये दीवार है, अगर इसमें कोई सुराख दिखाई दे रहा है तो दूर से दिख रहा है कि जी जब बंद करेंगे, जब इसमें कोई हादसा होगा। अरे भाई जब दिख गया तो बंद कर दो ना। जब हमको पहले ही उस कानून में एक सुराख दिखाई दे रहा है तो हम कह रहे हैं इसे अभी बंद कर दो, वरना इसका मिसयूज होगा। तो वो अभी क्यों नहीं सुन रहे? अगर कोई सवाल खड़ा करना, हंगामा करना है तो फिर तो इसको तो इनकी मर्जी है। कौन सा हंगामा हुआ? सर एक और सवाल है, कल जिस तरह से सदन में क्षेत्रवाद और इस तरह की बातें उठी, विपक्ष के विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच जो है कहा सुनी हुई सदन के अंदर, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये इस राज्य में एक विभाजन की कोई लकीर खींचने की कोशिश हो रही है, या इसको किस तरह से देखते हैं? ये कितना सकारात्मक या नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देगा? ये राजनीति भाजपा ने शुरू की है। वो धर्म और जाति और क्षेत्र के आधार पर राजनीति उन्होंने ही सिखाई है, और वो बीज गलत बोएंगे तो गलत ही बीज फल लगेगा। मैं और मेरा दल हमेशा इसके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी कभी भी क्षेत्रवाद या कोई भावुक किसी बात के विरुद्ध हम लोग हैं, और हम लोग कभी किसी धर्म राज की या क्षेत्र की राजनीति ना पसंद करते और ना करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस किसी की कहीं भी कोई गलती है तो उसको अपनी गलती का एहसास करना चाहिए, और कभी भी क्षेत्रवाद की राजनीति का पक्षधर ना मैं हूँ ना मेरी पार्टी। हमसे बात करने के लिए थैंक यू। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक काजी निजामुद्दीन को, जिन्होंने
बजट सत्र, बजट और भू कानून के मुद्दे पे अपनी राय रखी और क्षेत्रवाद को लेकर के जिस तरह से यहाँ की विधानसभा गर्म रही उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। तो चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।